हेलो एवरीवन, आप सभी का फिर से स्वागत है। यह घटना चक्र इतिहास का डिस्कशन है और आज का टॉपिक है दिल्ली सल्तनत प्रशासन। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ध्यान दीजिएगा, गुलाम वंश के सुल्तानों ने 1206 से 1290 ईस्वी तक शासन किया। खिलजी वंश ने 1290 से 1320 ईस्वी तक शासन किया। गुलाम वंश के शासकों ने 1320 से 1412 ईस्वी तक शासन किया। सैयद वंश ने 1414 से 1451 ईस्वी तक शासन किया था। लोधी वंश के शासकों ने 1451 से 1526 ईस्वी तक शासन किया। इसमें तुगलक वंश का शासन सबसे दीर्घकालिक था। सल्तनत काल के अधिकांश अमीर और सुल्तान तुर्क वर्ग के थे। सुल्तान केंद्रीय शासन का प्रधान था। इसी तरह सल्तनत काल में प्रायः सभी प्रभावशाली पदों पर नियुक्त व्यक्तियों को अमीर की संज्ञा दी जाती थी। इन अमीरों का प्रभाव उस समय अधिक होता था जब सुल्तान अयोग्य, निर्बल अथवा अल्पवयस्क होता था। प्रशासनिक विभाग और इसे प्रारंभ करने वाले जो शासक हैं, इनको याद रखिएगा। अलाउद्दीन खिलजी के समय में राजस्व विभाग जो था उसे दीवान अमुस्तक राज कहा जाता था। अलाउद्दीन खिलजी के समय में जो बाजार नियंत्रण विभाग था इसे दीवान रियासत कहा जाता था। मोहम्मद बिन तुगलक के समय में जो कृषि विभाग था इसे दीवान अमीर को ही कहा जाता था। फिरोज तुगलक के समय में जो दान विभाग था इसे दीवान खैरात कहा जाता था। और दीवान बंदगान का जो संबंध है फिरोज तुगलक से है। देखिए, विभाग और उनकी जो कार्यविधियां हैं इसको ध्यान रखिएगा। दीवाने अर्ज, इसका जो संबंध था सेना विभाग से था। दीवाने रिसालत का संबंध धार्मिक मुद्दों से या विदेशी मामलों की देखरेख से था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दीवाने इंसा का जो संबंध है वो सरकारी पत्र व्यवहार से था। दीवाने वजारत का संबंध वित्तीय मामलात से संबंधित या राजस्व विभाग से था। देखिए, वजारत जो है एक ऐसी संस्था थी जिसे इस्लामी संविधान में मान्यता दी गई थी। जिन गैर अरबी संस्थाओं को अंतर्मुक्त किया गया तथा मुस्लिम सम्राटों के अधीन मंत्री परिषद के लिए जो नाम व्यवहार में लाए गए थे उन्हें वजारत की संज्ञा दी गई थी। वजारत को एक संस्था के रूप में अपनाने की प्रेरणा जो है अब्बासी खलीफाओं ने फारस से ली थी। याद रखिएगा, अब्बासी खलीफाओं ने कहां से ली थी? फारस से। महमूद गजनवी के राज्यकाल में अब्बास फजल बिन अहमद प्रथम वजीर हुए जो शासन व्यवस्था चलाने में निपुण थे। राज्य का प्रधानमंत्री वजीर कहलाता था। वजीर जो है मुख्यतः राजस्व विभाग का प्रधान होता था, यानी दीवान और वजारत का प्रधान होता था। इस दृष्टि से वह लगान, कर व्यवस्था, दान और सैनिक व्यय आदि सभी की देखभाल करता था। तुगलक काल मुस्लिम भारतीय वजारत का स्वर्ण काल था। फिरोज तुगलक के समय वजीर का पद अपने चरमोत्कर्ष पर जा पहुंचा। दशमलव प्रणाली के आधार पर सेना का संगठन और पदों का विभाजन किया गया था। घुड़सवारों की टुकड़ी का प्रधान, याद रखिएगा, सरेखेल कहलाता था। 10 सरेखेल के ऊपर एक सिपह सलार, 10 सिपह सलारों के ऊपर एक अमीर और 10 अमीरों के ऊपर एक मलिक और 10 मलिकों के ऊपर एक खान होता था। सुल्तान सेना का मुख्य सेनापति होता था। फिरोज तुगलक ने कुरान के नियमों को दृष्टि में रखकर कर निर्धारण किया। उसने कुरान में अनुमोदित 4 कर लगाने की अनुमति दी: खराज, जजिया, खोम्स एवं जकात। खोम्स लूट का धन हुआ करता था जो युद्ध में शत्रु राज्य के जनता से जो है लूट में प्राप्त होता था। इस लूट का 4/5 भाग सैनिकों में बांट दिया जाता था और शेष 1/5 भाग राजकोष में जमा होता था। किंतु अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद बिन तुगलक ने 4/5 भाग राजकोष में रखा और 1/5 भाग सैनिकों में बांटा। यानी ठीक इसके विपरीत इन लोगों ने कर दिया। सिकंदर लोदी ने गड़े हुए खजानों से कोई हिस्सा नहीं लिया। सल्तनत काल में शासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम थी जो स्वशासन तथा पैतृक अधिकारियों की व्यवस्था के अंतर्गत थी। ग्राम स्तर पर चौधरी भू राजस्व का सर्वोच्च अधिकारी था। सल्तनत कालीन 2 प्रमुख मुद्राएं हैं, याद रखिएगा। सल्तनत कालीन जो 2 प्रमुख मुद्राएं हैं इनका नाम है जीतल और टंका। इल्तुतमिश पहला तुर्क शासक था जिसने शुद्ध अरबी सिक्के चलाए। उसी ने 2 प्रमुख सिक्के अर्थात चांदी का टंका और तांबे का जीतल प्रचलित किया। टंका और जीतल का जो अनुपात होता था वो 1:48 का होता था। अलाउद्दीन मसूद शाह के सिक्के पर सर्वप्रथम बगदाद के अंतिम खलीफा का नाम अंकित हुआ था। बगदाद के अंतिम खलीफा अल मुस्तसिम थे। याद रखिएगा, जो
बगदाद के अंतिम खलीफा थे, इनका नाम था अल मुस्तसिम। और यह जो है 1242 से 1258 ईस्वी तक जो है खलीफा रहे। इल्तुतमिश के सिक्कों पर जो है खलीफा अल मुस्तनसिर का नाम जो है उल्लेखित था, जो 1226 से 1242 ईस्वी तक खलीफा रहे। हदीस जो है एक इस्लामिक कानून है, जबकि जवाबित राज कानून से संबंधित है। ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं और इस पर आधारित पहला प्रश्न है, इतिहासकार बर्नी ने दिल्ली के सुल्तानों के अधीन भारत में शासन को वास्तव में इस्लामी नहीं माना, क्योंकि क्यों इस्लामी नहीं माना? इसका सही जवाब है क्योंकि अधिकतर आबादी इस्लाम का अनुसरण नहीं करती थी। तो इसका ए ऑप्शन सही है। देखिए, इतिहासकार बर्नी ने दिल्ली के सुल्तानों के अधीन भारत में शासन को वास्तव में इस्लामी नहीं माना है, क्योंकि सल्तनत काल में अधिकतर जो आबादी थी इस्लाम का अनुसरण नहीं करती थी। प्रश्न संख्या सेकंड है, सल्तनत काल के अधिकांश अमीर और सुल्तान किस वर्ग के थे? तो देखिए, इसके बारे में हम लोगों ने कुछ ही सेकंड पहले डिस्कस किया है। सल्तनत काल के अधिकांश जो अमीर और सुल्तान थे ये किस वर्ग में या किस वर्ग के थे? तो याद रखिएगा, ये तुर्क वर्ग के थे। सल्तनत काल के अधिकांश अमीर और सुल्तान तुर्क वर्ग के थे। सुल्तान केंद्रीय शासन का प्रधान था। इसी तरह सल्तनत काल में प्राय सभी प्रभावशाली पदों पर नियुक्त व्यक्तियों को अमीर की संज्ञा दी जाती थी। इन अमीरों का प्रभाव उस समय अधिक होता था जब सुल्तान अयोग्य और निर्बल अथवा अल्प वयस्क होता था। प्रश्न संख्या थर्ड, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 3 कथन है। पहला है, दिल्ली सल्तनत के राजस्व प्रशासन में राजस्व वसूली के प्रभारी को आमिल कहा जाता था। दूसरा कथन है, दिल्ली के सुल्तानों की एकता प्रणाली एक प्राचीन देसी संस्था थी। तीसरा कथन है, मीर बख्शी का पद दिल्ली के खलजी सुल्तानों के, या खिलजी जो है, खलजी है यहाँ पे, तो खिलजी सुल्तानों के शासन काल में जो है अस्तित्व में आया। इसका सही जवाब होगा, देखिए, पहला कथन जो है सही है, यानी ए ऑप्शन। इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। दिल्ली सल्तनत के राजस्व प्रशासन में प्रत्येक परगना यानी ग्रामों का जो समूह है इसे परगना कहा जाता था। यानी प्रत्येक परगना पर एक अमील या अमल गुजार की नियुक्ति की जाती थी, जो परगने के राजस्व संग्रह का कार्य करता था। एकता प्रणाली भारत की प्राचीन देसी संस्था न होकर अरब की मौलिक प्रणाली थी, जिसका उद्भव पश्चिमी एशिया यानी ईरान में हुआ था। इसे दिल्ली सल्तनत में इल्तुतमिश द्वारा लागू किया गया था। मीर बख्शी सैन्य विभाग का प्रमुख और मनसबदारों का प्रमुख हुआ करता था, और मुगल काल का यह पद है, न कि सल्तनत काल का। सल्तनत काल में सैन्य विभाग का प्रमुख दीवान और आरिज कहलाता था। प्रश्न संख्या 4 है, निम्नलिखित में कौन सी एक विशिष्टता एकता व्यवस्था की नहीं है? तो बताइए, कौन सी विशिष्टता एकता व्यवस्था की नहीं है? तो याद रखिएगा, एकता से एकत्रित राजस्व सीधा सुल्तान के खाते में जाती थी, जो कि इसका व्यवस्था यह नहीं है। एकता व्यवस्था का यह विशिष्टता नहीं है, ध्यान रखिएगा। भारत में सल्तनत काल के दौरान इल्तुतमिश के द्वारा एकता प्रणाली का प्रचलन किया गया था। एकता व्यवस्था के तहत एकता के धारक यानी इक्तादार या मुक्ति को उस भू क्षेत्र से राजस्व और करों को एकत्रित करने की जिम्मेदारी दी जाती थी। एकता से एकत्रित राजस्व सीधा सुल्तान के खाते में नहीं जाता था, बल्कि इसी राजस्व से मुक्ति अपने सैन्य और प्रशासनिक व्यय पूरा करता था, और उसे इस राजस्व से सुल्तान की सेवा के लिए सैनिक रखने पड़ते थे। खालिसा भूमि से प्राप्त आय सीधे सुल्तान के खाते में जाती थी। अबू अली हसन इब्न अली तुसी निजाम अल मुल्क की फारसी पुस्तक सियासतनामा में प्रारंभिक एकता व्यवस्था का जो विवरण है मिलता है। प्रश्न संख्या 5 है, दिल्ली सल्तनत में दीवान और अर्ज विभाग की स्थापना किसने की? दिल्ली सल्तनत में दीवान और अर्ज विभाग की स्थापना किसने की? तो सही जवाब है बलबन ने। दिल्ली सल्तनत में मुगल वंश के शासक बलबन ने सैन्य व्यवस्था सुदृढ़ करने के उद्देश्य से दीवान और अर्ज विभाग की स्थापना की। सर्वप्रथम बलबन ने ही तत्पर सेना रखने की जो है शुरुआत की थी। बलबन ने इमादुल मुल्क को दीवान और आरिज यानी सैन्य मंत्री नियुक्त किया था। इमादुल मुल्क को याद रखिएगा, और उसे रावत और अर्ज की उपाधि दी। आरिज विभाग का मुख्य कार्य सैन्य भर्ती, सेना को अशस्त्र को या सेना को जो है अशस्त्र से सुसज्जित करना और वेतन वितरण आदि था। तो इसका जो कार्य है ध्यान रखिएगा।
और 6 नंबर है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही रूप से सुमेलित है? निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही रूप में जो है सुमेलित है? तो सही जवाब है जो दीवान और बंदगान था फिरोज तुगलक से संबंधित था, यानी ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। दीवान ए बंदगान विभाग का गठन फिरोज शाह तुगलक ने किया। यह विभाग दासों की देखरेख करता था। फिरोज के शासनकाल में दासों की संख्या में अभूतपूर्व वृद्धि हुई। अफीफ के लेखानुसार राजधानी तथा प्रांतों में दासों की संख्या बढ़कर 1,80,000 हो गई। अलाउद्दीन खिलजी ने राजस्व व्यवस्था से भ्रष्टाचार और लूट को समाप्त करने के लिए एक नए विभाग दीवान और मुस्तक राज की व्यवस्था की। मोहम्मद बिन तुगलक ने संकट की स्थिति में कृषकों को सहायता प्रदान करने के लिए केंद्रों में कृषि विभाग की स्थापना की। दीवान ए अर्ज यानी सैनिक विभाग की स्थापना बलबन ने की थी। ध्यान रखिएगा। प्रश्न संख्या 7 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन एक युग्म सुमेलित नहीं है? तो सही जवाब है दीवान ए रियासत का संबंध जो है बलबन से दिया गया, जो कि सही सुमेलित नहीं है। देखिए जो दिए गए हैं उनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। विकल्प में दिए गए प्रशासनिक विभागों को प्रारंभ करने वाले जो शासक हैं, दीवान ए मुस्तक राज जो है ये राजस्व विभाग हुआ करता था अलाउद्दीन खिलजी के समय में। दीवान ए अमीर कोही जो है ये कृषि विभाग था मोहम्मद बिन तुगलक के समय में। और दीवान ए खैरात ये दान विभाग था फिरोज तुगलक के समय में। और दीवान ए रियासत ये बाजार नियंत्रण विभाग था अलाउद्दीन खिलजी के समय में। प्रश्न संख्या 8 है, सल्तनत काल में दीवान ए अमीर कोही विभाग निम्नलिखित में से किससे संबंधित था? सल्तनत काल में दीवान ए अमीर कोही विभाग जो है निम्नलिखित में से किससे संबंधित था? तो दीवान ए अमीर कोही जो है कृषि विभाग से संबंधित था। मोहम्मद बिन तुगलक ने कृषि की उन्नति के लिए एक नया विभाग दीवान ए अमीर कोही की स्थापना की। इस विभाग का मुख्य कार्य कृषकों को प्रत्यक्ष सहायता देकर अधिक भूमि कृषि कार्य के अधीन लाना था। याद रखिएगा। प्रश्न संख्या 9 है, निम्नलिखित में से किस शासक ने दीवान अमीर कोही विभाग की स्थापना की थी? निम्नलिखित में से किस शासक ने दीवान अमीर कोही विभाग की स्थापना की थी? सही जवाब है मोहम्मद बिन तुगलक ने। प्रश्न संख्या 10 है, सूची 1 सूची 2 के साथ आपको मिलान करना है। ठीक है, तो दीवाने अर्ज, दीवाने रिसालत, दीवाने इंसा, दीवाने वजारत, बताइए ये किन से संबंधित है? इन सभी के बारे में कुछ ही सेकंड पहले हम लोगों ने डिस्कस किया है। इसका सही जवाब होगा, देखिए इसका सही जवाब है डी ऑप्शन। दीवाने अर्ज जो है इसका संबंध सेना विभाग से था। दीवाने रिसालत का संबंध धार्मिक मुद्दों से था। दीवाने इंसा का संबंध जो है सरकारी पत्र व्यवहार से था। और दीवाने वजारत का संबंध वित्तीय मामलों से था। ठीक है, यहां पे फिर से रिवीजन कर लेते हैं। दीवाने अर्ज याद रखिएगा सेना विभाग से था इसका संबंध। दीवाने रिसालत का संबंध धार्मिक मुद्दों से संबंधित या विदेशी मामलों से संबंधित था। दीवाने इंसा का संबंध सरकारी पत्र व्यवहार से था। और दीवाने वजारत का संबंध वित्तीय मामलात से संबंधित था। दीवाने अर्ज विभाग संबंधित था। दीवान ए अर्ज विभाग किससे संबंधित था? तो रक्षा विभाग से, सी ऑप्शन। देखिए दीवान ए आरिज अथवा आरिज मुमालिक सल्तनत काल में सैन्य विभाग का प्रमुख अधिकारी होता था। और आरिज मुमालिक का विभाग ही जो दीवान ए अर्ज कहलाता था। इस विभाग की स्थापना बलबन ने की थी। प्रश्न संख्या 12 है, निम्न में से किस राजवंश के अंतर्गत विजारत का चरमोत्कर्ष हुआ? निम्न में से किस राजवंश के अंतर्गत विजारत का चरमोत्कर्ष हुआ? ऑप्शन ए इलबरी, ऑप्शन बी खिलजी, ऑप्शन सी तुगलक और ऑप्शन डी लोदी। तो सही जवाब है ऑप्शन सी तुगलक। विजारत एक ऐसी संस्था थी जिसे इस्लामी संविधान में मान्यता दी गई थी। जिन गैर अरबी संस्थाओं को अंतर्मुक्त किया गया तथा मुस्लिम सम्राटों के अधीन मंत्री परिषद के लिए जो नाम व्यवहार में लाए गए थे उन्हें विजारत की संज्ञा दी गई थी। विजारत को एक संस्था के रूप में अपनाने की प्रेरणा अब्बासी खलीफाओं ने फारस से ली थी। महमूद गजनवी के राजकाल में अब्बास फजल बिन अहमद प्रथम वजीर हुए जो शासन व्यवस्था चलाने में निपुण थे। राज्य का प्रधानमंत्री वजीर कहलाता था। वजीर मुख्यतः राजस्व विभाग यानी दीवान ए वजारत का प्रधान होता था। इस दृष्टि से वह लगान, कर व्यवस्था, दान और सैनिक व्यय आदि सभी का देखरेख करता था। तुगलक काल मुस्लिम भारतीय वजारत का स्वर्ण काल था।
फिरोज तुगलक के समय वजीर का पद अपने चरमोत्कर्ष पर जा पहुंचा। गयासुद्दीन तुगलक ने अपने कार्यकाल में एक नया प्रयोग किया, जिसके अंतर्गत उसने भूतपूर्व वजीरों ख्वाजा खातिर, ख्वाजा मुहज्जब और निजाम मुल्क जुनैदी को सम्मान पूर्वक आमंत्रित किया और न केवल महत्वपूर्ण मामलों पर उनसे सलाह लेता था बल्कि उनके विचारों को महत्व भी देता था। प्रश्न संख्या 13 है, निम्नलिखित में से कौन भूमि उत्पाद पर लगने वाले कर को इंगित करता है? कौन भूमि उत्पाद पर लगने वाले कर को इंगित करता है? तो याद रखिएगा, खराज, ठीक है, खराज, इसके बाद खराज के बाद है उस्र और आपका मुक्तई। तो पहला, तीसरा और चौथा डी ऑप्शन। देखिए, खुम्स जो है भूमि उत्पाद पर लगने वाला कर नहीं था, यह एक धर्म निरपेक्ष कर था। खुम्स लूट का धन होता था जो युद्ध में शत्रु राज्य की जनता से लूट में जो है यह धन प्राप्त होता था। तो जो शत्रु राज्य था वहां के जनता से लूट में यह धन प्राप्त होता था, जिसे खुम्स कहा जाता था। और इस लूट का 4/5 भाग सैनिक में बांट दिया जाता था और शेष 1/5 भाग राजकोष में जमा होता था। किंतु अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद बिन तुगलक के समय में इसका जो बंटवारा था इसके विपरीत था, यानी 4/5 भाग राजकोष में जमा होता था और 1/5 भाग जो सैनिक में जो है शेष धन को 1/5 सैनिकों में बांट दिया जाता था। सिकंदर लोदी ने गड़े हुए खजानों से जो है कोई हिस्सा नहीं लिया। खुम्स के अलावा अन्य सभी भूमि उत्पाद पर लगने वाले कर को इंगित करते हैं। 14 नंबर है, भारत के किस मध्यकालीन शासक ने एकता व्यवस्था प्रारंभ की थी? किस मध्यकालीन शासक ने एकता व्यवस्था प्रारंभ की थी? सही जवाब है इल्तुतमिश ने। देखिए, भारत में एकता व्यवस्था की शुरुआत इल्तुतमिश ने की थी। यह हस्तांतरणीय लगान अधिन्यास था। यह भूमि का एक विशेष खंड होता था जो सैनिक या सैनिक अधिकारियों को प्रदान किया जाता था, किंतु वे इस भूभाग के मालिक नहीं होते थे, वे केवल लगान का ही उपभोग कर सकते थे। 15 नंबर है, सल्तनत काल में भू राजस्व का सर्वोच्च ग्रामीण अधिकारी था। सल्तनत काल में, याद रखिएगा, सल्तनत काल में भू राजस्व का सर्वोच्च ग्रामीण अधिकारी था जिसका नाम था चौधरी। सल्तनत काल में शासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम थी जो स्वशासन तथा पैतृक अधिकारियों की व्यवस्था के अंतर्गत थी। ग्राम स्तर पर चौधरी भू राजस्व का सर्वोच्च अधिकारी था और इस प्रकार राज्य के कर्मचारियों का किसानों से प्रत्यक्ष संपर्क न था, बल्कि वे वंशानुगत और परंपरा से चले आ रहे गांव और जिला के अधिकारियों से संपर्क रखते थे और किसानों से लगान वसूलकर उन्हें देते थे। मुक्ति और वली के कार्यों की देखभाल के लिए सुल्तान ख्वाजा नामक एक अधिकारी की नियुक्ति करता था। 16 नंबर है, सर्व कर लगाया जाता था। सर्व कर किस पर लगाया जाता था? याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, सिंचाई पर। फिरोज तुगलक ने कुरान के नियमों को दृष्टि में रखकर कर निर्धारण किया। उसने कुरान में अनुमोदित 4 कर लगाने की अनुमति दी: खराज, जजिया, खोम्स और जकात। धार्मिक नियमों के विद्वानों ने, जो धार्मिक नियमों के विद्वान थे, इनसे परामर्श कर उसने खेतों की उपज के 10% के दर से सिंचाई यानी सर्व कर जो है लगाया। फिरोज तुगलक ने अपने समय में 28 कष्टदायक करों को समाप्त कर दिया था। 17 नंबर है, जवाबित का संबंध किससे था? जवाबित का संबंध किससे था? देखिए, इसका सही जवाब होगा राज कानून से। जवाबित का संबंध राज कानून से था, ध्यान रखिएगा। और सल्तनत कालीन प्रशासनिक शब्दावली में जवाबित का संबंध राज के कानून से है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 18, हदीस क्या है? हदीस क्या है? तो हदीस एक इस्लामिक कानून है। हदीस एक इस्लामिक कानून है। इस्लाम धर्म के मूल स्रोत कुरान के बाद दूसरा स्रोत हदीस है। दोनों को मिलाकर इस्लाम धर्म की संपूर्ण व्याख्या और इस्लाम शरीयत की संरचना होती है। प्रश्न संख्या 19 है, सल्तनत काल में फवाजिल का अर्थ क्या था? सल्तनत काल में फवाजिल का अर्थ था, देखिए, इक्तदारों के द्वारा सरकारी खजानों में जमा की जाने वाली अतिरिक्त राशि। इक्तदारों के द्वारा सरकारी खजानों में जमा की जाने वाली अतिरिक्त राशि, सी ऑप्शन। सल्तनत काल में फवाजिल या फाजिल शब्द से आशय इक्तदारों के द्वारा सरकारी खजानों में जमा की जाने वाली अतिरिक्त राशि से है।
20 नंबर है, सल्तनत काल की दो प्रमुख मुद्राओं का पता निम्नलिखित कूट से करें। सल्तनत काल की दो प्रमुख मुद्राओं का पता निम्नलिखित कूट से करें। तो याद रखिएगा, सही जवाब है जीतल और टंका, यानी डी ऑप्शन। देखिए, सल्तनत कालीन दो प्रमुख मुद्राएं हैं, जीतल और टंका। इल्तुतमिश पहला तुर्क शासक था जिसने शुद्ध अरबी सिक्के चलाए। मुद्रा प्रणाली में उसका योगदान दिल्ली सल्तनत के शासकों में सर्वाधिक है, क्योंकि उसी ने दो प्रमुख सिक्के अर्थात चांदी का टंका और तांबे का जीतल प्रचलित किया। ससगनी भी चांदी का सिक्का था। टंका एवं जीतल का अनुपात 1:48 का था। प्रश्न संख्या 21 है, निम्न में से किसने टंका नामक चांदी का सिक्का चलाया? निम्न में से किसने टंका नामक चांदी का सिक्का चलाया था? सही जवाब है इल्तुतमिश ने, सी ऑप्शन। और 22 नंबर है, उत्तर भारत में चांदी का सिक्का टंका जारी करने वाला कौन मध्यकालीन शासक था? उत्तर भारत में चांदी का सिक्का टंका जारी करने वाला कौन मध्यकालीन शासक था? तो सही जवाब है इल्तुतमिश। 23 नंबर है, सल्तनत काल के सिक्के टंका, ससगनी और जीतल किन धातुओं के थे? सल्तनत काल के सिक्के टंका, ससगनी एवं जीतल किन धातुओं के थे? तो याद रखिएगा, चांदी और तांबा के। 24 नंबर है, किसके सिक्कों पर बगदाद के अंतिम खलीफा का नाम सर्वप्रथम अंकित हुआ? किसके सिक्कों पर बगदाद के अंतिम खलीफा का नाम सर्वप्रथम अंकित हुआ? सही जवाब है अलाउद्दीन मसूद शाह। अलाउद्दीन मसूद शाह के सिक्कों पर सर्वप्रथम बगदाद के अंतिम खलीफा का नाम अंकित हुआ था। और अलाउद्दीन मसूद शाह का जो समय है 1242 से 46 है। बगदाद के अंतिम खलीफा अल मुस्तसिम थे। यह जो है 1242 से 1258 ईस्वी तक खलीफा रहे। इल्तुतमिश के सिक्कों पर खलीफा अल मुस्तनसीर का नाम उल्लेखित था, जो 1226 से 1242 ईस्वी तक खलीफा रहे। इसी के साथ आज का सेशन समाप्त होता है। नेक्स्ट सेशन में दिल्ली सल्तनत कला एवं स्थापत्य के संदर्भ में डिस्कस करेंगे। आप अपना प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। आपके प्रतिक्रियाओं का हमें बेसब्री से इंतजार रहता है। जिन लोगों ने टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम क्विज ग्रुप, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम को ज्वाइन नहीं किया है, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। और घटना चक्र का ऑल पीडीएफ हमारे पास जो है अवेलेबल है, जिसकी अगर जिन लोगों को जरूरत है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।